नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस वाई अन्नो सर में। तो साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित हमने एनटीपीसी परीक्षा को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम जीएस सेक्शन के टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उनका 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं विद उनके ऑप्शंस के। तो आज भी हमने वही 20 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और हम इस सीरीज में अब तक 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम जो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वो आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। और ये 8वां प्रैक्टिस सेट 3 फरवरी 2021 को आयोजित हुई परीक्षा से लिया गया है। आपसे उम्मीद है जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएँ हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ आते हैं हम आज के अपने पहले सवाल पर। आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो ऑप्शन ए है भरत, ऑप्शन बी है विक्रम, ऑप्शन सी है प्रद्युम्न और ऑप्शन डी है अनिरुद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भरत। इसमें शकुंतला का पुत्र भरत था। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक। तो कालिदास द्वारा लिखे गए अन्य नाटक कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें पहला जो आपका नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हम इसको याद रखेंगे। दूसरा है मेघदूतम। कौन सा? मेघदूतम। तीसरा जो उनका महत्वपूर्ण नाटक है वो है रघुवंशम। रघुवंशम। अब ये 3 नाटक हैं इनके इम्पोर्टेंट, इनको हम ध्यान रखेंगे। अभी इनके 3 इम्पोर्टेंट नाटक हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ आते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी हीलियम। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जिसे हम O2 भी कह देते हैं। तो ऑक्सीजन का वायुमंडल में जो प्रतिशत है वो है आपका 21%। यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है। पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होगा आपका N2 यानी कि नाइट्रोजन। कितनी? 78%। पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है, तो बात कर लेते हैं CO2 की। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वो है 0.03%। ये कुछ इस प्रश्न से जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य थे, इनको हम ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आते हैं आज के अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी औरंगाबाद। अब इस औरंगाबाद को जान लेते हैं कि ये कहाँ अवस्थित है। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अजंता की गुफाएं। अब इन अजंता की गुफाओं का हम विस्तृत एक तरह से अध्ययन कर लेते हैं कि इनके बारे में हमारी परीक्षा में अन्य सवाल बन जाएं तो उनको हम कर पाएँ। अब अजंता की गुफाओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो आपका हो जाएगा आंसर बौद्ध। कब बनी थी? तो वो बनी थी आपकी 2री शताब्दी में। कब? 2री शताब्दी में। अब ये पूछा जाता है कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इन्हें किस वर्ष शामिल किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1983। इन तीनों तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध। दूसरा है कब बनी, तो 2री शताब्दी में। और तीसरा है कि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है WC बनर्जी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। अब इस प्रश्न में जिक्र किया गया है चरमपंथी नेता। चरमपंथी नेता को दूसरा शब्द भी प्रयोग कर लिया जाता है कि गरम दल के नेता। गरम दल। अब पूछ लिया जाता है कि गरम दल में कौन कौन से नेता शामिल थे, तो इसकी एक ट्रिक है लाल, बाल, पाल। ये मुख्यतः 3 जो नेता थे
चरमपंथी या कि गर्म दल से जुड़े हुए नेता थे? पहला हो गया लाला लाजपत राय, दूसरा हो गया बाल गंगाधर तिलक और तीसरे हो गए बिपिन चंद्र पाल। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं आज के हम अगले सवाल पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो वो है, पहला ऑप्शन है ईडीपी, दूसरा ऑप्शन है कोबोल और तीसरा ऑप्शन है आरएफआईडी और चौथा ऑप्शन है फोर्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा फोर्ट्रॉन। अब इस फोर्ट्रॉन के फुल फॉर्म भी जान लेते हैं क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी गणितीय संक्रियाएं, बड़े बड़े फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए होती है। अब यहाँ पर एक दूसरी भाषा का जिक्र किया गया है जो कि है कोबोल। कोबोल एक हाई डेफिनेशन लैंग्वेज है जिसका प्रयोग आपका बैंकिंग प्रणाली में किया जाता है, बैंकिंग प्रणाली में। और दूसरा, जो आपके एटीएम वगैरह होते हैं उनमें भी इसी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आते हैं हम आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन। कार्बन कई भौतिक वस्तुओं में पाया जाता है, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों। जैसे कि आपका वनस्पति हो गई, वनस्पति, मनुष्य हो गया, मनुष्य के शरीर में भी ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कार्बन ही होता है। दूसरा आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सभी में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? यहाँ पर बात की जा रही है परमाणु रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर की। तो इसमें पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। पूरे अगर विश्व में बात की जाए तो परमाणु रिएक्टरों की संख्या सबसे ज़्यादा यूरोप में है जो कि 93 है। अगर पूछा जाए पूरे विश्व में अभी जो संचालित परमाणु रिएक्टर हैं वो कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो हैं आपके 440 में से 93 अमेरिका के पास हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे चीन का आता है। अमेरिका के बाद चीन सबसे ज़्यादा सक्षम है परमाणु रिएक्टर से विद्युत उत्पादन। पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, भारत का फर्स्ट परमाणु रिएक्टर, तो उसका सही आंसर होगा अप्सरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमें ध्यान में रखना है। इसी जानकारी के साथ आते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आपकी 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। अब यहाँ से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो आपको बता देना है 24 फरवरी 2019। पूछा जाए कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर से इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी थी और ये 2019 का जो अंतरिम बजट पेश हुआ था उसी के तहत इस योजना को उद्घोषित किया गया था। तो इसी जानकारी के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? अब यहाँ पर शब्द लगा दिया है भारतीय, जिससे हमारे प्रश्न का जवाब बदल जाएगा। पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, दूसरा ऑप्शन है सीडी देशमुख और तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है आईजी पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि सीडी देशमुख। अब यहाँ पर एक तरह से और प्रश्न बनता है, यहाँ पर जो है आपका जो भारतीय शब्द लगाया है, अगर ये शब्द ना आए, केवल पूछा जाए कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, तो उस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ओसबोर्न स्मिथ।
अब बात यहाँ आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको हम जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। स्थापना स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। अब पूछा जाए कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1949 में। किस कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यंग हिल्टन कमेटी। तो ये जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी परीक्षा के लिहाज से, उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसी जानकारी के साथ आते हैं अपने आज के हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। ऑप्शन ए मनोज मिस्किन, ऑप्शन बी एन.के. सलील, ऑप्शन सी स्वप्न साहा और ऑप्शन डी राणा दासगुप्ता। ये उस समय करंट अफेयर से प्रश्न आया था, लेकिन इसका हमने आंसर जान लिया कि राणा दास गुप्ता इसका सही जवाब है। अब 2023 में भी हम जान लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से हो सकता है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाए। तो ऐसे मान्यवर जो अवार्ड होते हैं लिटरेचर से रिलेटेड या किसी अन्य फील्ड से रिलेटेड, वो भी पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से हम इसका जो 2023 में जो मिला था पुरस्कार, उनके बारे में हम जान लेते हैं। उनका नाम है आपका सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार, इन्हें जो है 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड दिया गया है। इनकी रचना थी साल्ट एंड पेपर। कौन सी? साल्ट एंड पेपर। इस रचना पर इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इसी जानकारी के साथ आते हैं हम आज के अगले सवाल पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रजेश आप्टे, ऑप्शन बी है प्रमोद सावंत, और ऑप्शन सी है मनोहर पवार, और ऑप्शन डी है नीलकंठ भोंसले। तो इस प्रश्न का उस समय पर जवाब प्रमोद सावंत था। अब भी अगर पूछा जाए 2024 में तो यही होंगे आपके प्रमोद सावंत। अब यहाँ के गवर्नर पूछ लिए जाएं। गवर्नर कौन है आपके? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसी सब जानकारी के साथ बढ़ते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना होता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानक है। ऑप्शन सी है, इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन आदि में किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि इसके नामकरण का आधार क्या है। हालांकि ये नाभिकीय रिएक्टरों में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके नामकरण का आधार पूछा है, तो इस वजह से इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है, ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर था विराट कोहली। ये भी करंट अफेयर से आया हुआ सवाल था, इसलिए हम ज़्यादा वक्त इस पर ना देते हुए आते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया था। तो इसका सही आंसर था, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड प्रश्न था, जो कि 2019 के संदर्भ में पूछा गया था, और इसका जो सही आंसर था DRDO। अब ये 2 एजेंसियां यहाँ पर दी हुई हैं, इसरो और DRDO। इनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके S सोमनाथ। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? समीर कामत हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। किसका? DRDO का, नई दिल्ली। तो ये थे आज के आपके प्रीवियस ईयर के टॉप 20 GK GS के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे।
और ये हमारा जो 8वां प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आपको? आज का सेशन कैसा रहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।